जम्मू कश्मीर में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। आपको बता दें, बडगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। यह एनकाउंटर बडगाम के पठानपोरा इलाके में चल रहा है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इलाके में 2 आतंकी छिपे हुए हैं और इसके बाद सेना और पुलिस की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन अभी भी जारी है। आसिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, क्या और जानकारी मिल रही है? देखिए, पठानपुरा बडगाम जो मध्य कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर फोर्सेस को कल देर शाम सूचना मिली थी कि इलाके में मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने सेना और सीआरपीएफ के साथ मिलकर यहाँ पर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया और तलाशी कार्रवाई के दौरान ही मध्य रात्रि को यहाँ छुपे मिलिटेंटों और फोर्सेस का आमना सामना हुआ, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हो गई पठानपुरा इलाके में। बताया जा रहा है कि 2 या उससे ज्यादा मिलिटेंट यहाँ पे छुपे हुए हैं जो लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए हैं और इनके साथ मुठभेड़ अभी भी यहाँ पर जारी रखी गई है और साथ ही साथ इलाके में तनाव को देखते हुए फिलहाल मोबाइल इंटरनेट सेवाएं भी यहाँ पर बंद कर दी गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इस जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों और सुरक्षा बलों में ये मुठभेड़, आपको बता दें बडगाम के पठानपुरा में ये घटना हुई है। आगे बढ़ेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सीएम योगी के बयान पर पलटवार किया है। नेपाली संसद के प्रतिनिधि सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को धमकी दी है तो ये उचित नहीं है। नेपाल किसी की धमकी से डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ओली ने नेपाल के नए नक्शे के मंजूरी के बाद संसद में ये बातें कही। दरअसल काला पानी के मुद्दे पर सीएम योगी ने नेपाल सरकार को चेताया था। योगी ने कहा था कि नेपाल को अपने देश की राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले परिणामों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। दरअसल नेपाल चीन की शह पर लगातार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली का ये बयान ऐसे समय में आया जब दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर के तनाव के हालात बने हुए हैं। नाथ योगी जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमन्त्रीले बोल्नुभयो भन्ने कुराहरू केही आएको छ। यदि उहाँले त्यसरी बोल्नु भएको हो भने त्यो जायज होइन र त्यसरी नेपाललाई यदि उहाँले धम्काउन खोज्नु भएको हो भने त्यो उचित होइन। पनि उहाँ मुख्यमन्त्रीको हिसाबले यदि त्यस्तो बोल्नु भएको हो भने त्यो नबोलिनु पर्थ्यो। त्यो बोल्नु भएको हो भने आलोच्य विषय हो। त्यो बोल्नु भएको र त्यसरी नेपाललाई धम्की दिनुभएको हो भने त्यो निन्दनीय विषय हो। त्यसलाई नेपालमाथिको हामी एउटा अपहेलनाको रूपमा बुझ्छौँ त्यस्तो कुरालाई। तो सुना आपने। और चलिए अब आपको वो बताते हैं आखिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल को चेतावनी देते हुए कहा क्या था। नेपाल को अपने देश की राजनीतिक सीमाएं तय करने से पहले उनके परिणामों के बारे में भी सोच लेना चाहिए। उन्हें ये भी याद करना चाहिए कि तिब्बत का क्या हश्र हुआ था। भारत और नेपाल भले ही 2 देश हों, लेकिन ये एक ही आत्मा है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक रिश्ते हैं जो सीमाओं के बंधन से तय नहीं हो सकते। तो सीमा विवाद पर नेपाल को योगी आदित्यनाथ की जो चेतावनी है उस पर नेपाल के जो पीएम हैं उन्होंने भी पलटवार किया और कहा कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये धमकी दी है तो ये उचित नहीं है। नेपाल किसी भी तरीके की धमकी से या बयानों से डरने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामले को बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर के उनसे विस्तार से बात हुई। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया कि अमित शाह ने भरोसा दिलाया है कि वो इस लड़ाई में दिल्ली की हर संभव मदद करेंगे। बता दें कि फिलहाल दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 32,000 के पार हो चुकी है। और कोरोना संकट पर शाह से मिले केजरीवाल, ये हम आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने सभी सहयोग का आश्वासन दिया है। तो कोरोना पर अमित शाह से केजरीवाल की मुलाकात और केजरीवाल ने ट्वीट करके इस पूरे संवाद के बारे में बताया।
कि जिस तरीके से मुसीबत और जो मुश्किलें हैं दिल्ली में बढ़ रही हैं उसको लेकर के चर्चा हुई और अमित शाह ने सहयोग का आश्वासन दिया है। दिल्ली में कोरोना को जिस तरीके से तेजी से फैल रहा है उसे रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। पवन मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, हम देख रहे हैं कि दिल्ली में जो हालात हैं वो बेकाबू होते जा रहे हैं। ऐसे में अमित शाह ने केजरीवाल से मुलाकात की और साथ ही केजरीवाल ने पूरी जो मुश्किलें हैं उसके बारे में विस्तार से चर्चा की और क्या कुछ अहम रहा? बिल्कुल, आपको बता दें कि बेकाबू हालात नहीं है, महा बेकाबू ये हालात इसको कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को देखिए, इससे पहले वोटर सील की बात हुई थी कि वोटर सील होगा, इससे पहले ये कहा गया कि दिल्ली वाले का ही सिर्फ इलाज अस्पतालों में होगा, बाद में एलजी जो है पूरे व्यवस्था को पलटते हैं, फिर जो है गृह मंत्री से मुलाकात होती है। तो क्या ये मुलाकात से इस महासंक्रमण से छुटकारा मिल सकता है, या क्या ये मुलाकात ही एक मामूली सी बात हो गई है कि जब मर्जी जब चाहें तो आप वोटर सील कर दीजिए या फिर एक बड़ा बात कह दीजिए? अस्पतालों के हालात इतने बेकाबू हैं कि अगर प्राइवेट अस्पतालों में देखिए डेड बॉडी पड़ी हुई है, डेड बॉडी उठाने वाला कोई नहीं है। मोहिद्दीन नाम के दो शख्स हैं जिनका नाम मोहिद्दीन था, और दोनों की मौत हो जाती है, दोनों परिवार वालों को अलग अलग डेड बॉडी दे दिया जाता है और दोनों के परिवार वाले ढूंढ रहे हैं कि उनके परिवार के जो सदस्य मोहिद्दीन कहाँ है। तो इस तरह के हालात बेकाबू हो गए, सब चीज खोल दिया गया। जब खुद मुख्यमंत्री ने यह बात कहा कि हमें कोरोना काल के साथ ही जीना सीखना होगा, तब किस तरह से मीटिंग यहाँ पर हो रही है? अगर आप देखिए पब्लिक की बात कर रहे हैं, पब्लिक भी जो है, आम जनता इतनी जो है, खास है कि सरकार है जो है बार बार इन्होंने अपील किया कि आप जो है सचेत रहिए, बिना बेवजह घर से बाहर ना निकलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन आप सड़कों पर जाकर के देखिए, सबसे ज्यादा जो मामला नॉर्थ ईस्ट इलाके में आया, अब जो है मामला साउथ ईस्ट इलाके में निकल करके सामने आ रहा है। लोग इसे सीरियसली अभी भी नहीं ले रहे। लोगों का ये सोच है कि अब कोरोना है, लॉकडाउन टूट गया है, यानी कोरोना खत्म हो गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं से भी कोई पालन यहाँ पर अब नहीं किया जा रहा है। सबसे, जैसा मैंने इलाका दिल्ली का बताया, साउथ ईस्ट इलाका और नॉर्थ ईस्ट का इलाका जो है बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है। अगर आप ऑटो पे अगर नजर जाएगा, ई रिक्शा पर नजर जाएगा, तो लोगों का जमावड़ा आपको जगह जगह यहाँ पर मिल जाएगा। अब रही बात सरकार के फैसलों की, रही बात मुलाकात की, तो सरकार क्या कर सकती है? एक विज्ञापन के माध्यम से लोगों को दिशा निर्देश दिया जा सकता है कि अपने आप को बचाव कीजिए, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग में आप रह सकते हैं और जी सकते हैं, और दूसरों को भी ये सलाह दीजिए। लेकिन जनता है कि वो मानने को राजी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हर कहर है वो लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो जनता है वो अब भय नहीं खा रही। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में 1501 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में 48 लोगों की जान चली गई। इसी के साथ दिल्ली में संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो 32,000 को पार कर गई, जबकि मौत का आंकड़ा भी 1000 के करीब जा पहुंचा है। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों का आंकड़ा 32,810 हो गया, जबकि 984 लोग कोरोना से जिंदगी गंवा चुके हैं। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, ये जो आंकड़े हैं ये बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना से अगर अभी भी डर बरकरार रहेगा, हालांकि सावधानी आप जरूर बरतें, लेकिन इस तरह से जो लोग हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे और जो गैप्स होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए, वो जो कड़ाई से पालन पहले लॉकडाउन के दौरान हमने देखा था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉकडाउन में, वो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल, देखिए आप पूरे आंकड़े को समझिए। जब लॉकडाउन 1 था, लॉकडाउन 2 था, जब सरकार ने ये कहा था कि पूरी तरह से चक्का जाम रहेगा, लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, एफआईआर दर्ज हो सकता है, तब मामले बहुत कम थे। लेकिन ये जो मामले जो बढ़ रहे हैं, जब शराब के ठेके खोले गए, लोगों की जबरदस्त भीड़ यहाँ पर सड़कों पर देखी गई, तब ये मामला लगातार बढ़ते चला गया। ये भी कहा गया कि पैसे की किल्लत है, पैसे की कमी है, राजस्व नहीं है, हमारे पास तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, जिसके कारण जो है तमाम ऐसी चीजों को जो है खोला गया। अब देश में महा हालात जो है खराब होते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली, जहां देश के अलग अलग कोनों से भी लोग यहां पर आकर के रहते हैं, अब खुद जिसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी होती है लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जब खुद स्वास्थ्य मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि हालात बेकाबू है, उनके हाथों में कुछ नहीं है, जुलाई अगस्त महीना में हर 5वां व्यक्ति जो है संक्रमित हो सकता है, तो आप देखिए इतना बड़ा बयान है स्वास्थ्य मंत्री का कि जुलाई और अगस्त महीने में हर 5वां शख्स संक्रमित हो सकता है। तो आप सहज अंदाजा लगाइए कि देश की हालात क्या है। देश की हालात अब ये, क्योंकि अब जो है राजनीतिक पार्टियां जो हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में अपने आप को तैयारी में झोंक रही हैं, वर्चुअल रैली कर रही हैं, इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से चुनाव में के बीच अब जा रही है। यानी
कोरोना जैसे महाकाल जो है उसको बचाव अब कैसे किया जाए, खुद स्वास्थ्य मंत्री ये बयान दे करके अपना पल्ला तो झाड़ दिया, लेकिन अहम जिम्मेदारी जो है बिल्कुल पवन, लोगों को समझना होगा कि लोगों को अपना ख्याल खुद ही रखना है और अपनी सुरक्षा का वही बंदोबस्त रखना है जो पहले लॉकडाउन में आप रखते थे। आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि अस्पतालों के बाहर बेड की उपलब्धता को लेकर के बोर्ड लगाए जाए। सभी अस्पताल, नर्सिंग होम के बाहर लगे LED बोर्ड के जरिए बेड की जानकारी दी जाए और साथ ही SDMA के अधिकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। वहीं LG ने यह भी कहा था कि स्वास्थ्य विभाग और सरकारी पोर्टल के आंकड़ों में अंतर नहीं होना चाहिए। पवन लगातार हमारे साथ बने हुए। पवन, ये बहुत अहम है क्योंकि जिस तरीके से औचक निरीक्षण होगा तो जाहिर सी बात है जो खामियां हैं वो अब आनी बंद हो जाएंगी। इसलिए किया गया है कि इससे पहले दिल्ली सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था दिल्ली कोरोना ऐप। अब लोगों का ये कहना था कि एंड्रॉइड मोबाइल जो है, स्मार्टफोन हर कोई के पास नहीं हो सकता है, कोई मजदूर है तो उसके पास नहीं हो सकता है, तो उस ऐप के बारे में उसको जानकारी कैसे मिलेगा और वो कैसे जान पाएगा कि कहाँ बेड खाली है, कहाँ पर उसका इलाज संभव हो सकता है। इसे देखते हुए ये कहा गया कि LED के माध्यम से अगर LED हर अस्पताल के बाहर लगा मिल जाएगा तो जो पब्लिक है, जो मरीज है, जो तीमारदार है मरीज के, उसे अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिसेप्शन के पास, उसे बाहर से इस बात की जानकारी मिल जाएगी इस अस्पताल में इतने बेड खाली हैं और इतने डॉक्टर, नर्सेज और वार्ड बॉय यहाँ पर। बिल्कुल, ये बहुत ही अहम कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन इस जानकारी के लिए। उधर दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्राइवेट अस्पतालों में बेड बढ़ाने का फैसला लिया। राज्य सरकार ने 22 प्राइवेट अस्पतालों में 20% बेड बढ़ा दिए हैं, जिसके बाद अब दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों में बेड की जो संख्या है वो 3456 हो चुकी है। फिलहाल दिल्ली सरकार के पास 10,000 बेड हैं और 10,000 बेड दिल्ली में मौजूद केंद्र सरकार के अस्पतालों में हैं। और दिल्ली के बाद चलिए अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कोरोना अपने चरम पर है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,254 नए मामले सामने आए और इन्हीं 24 घंटे में कोरोना के 149 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अब महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 94,041 हो चुकी है। मुंबई महाराष्ट्र का ऐसा शहर है जहां पर राज्य के कुल कोरोना मरीजों का 50% से ज्यादा है। मुंबई कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो 52,667 हो गई और अब तक यहां पर 1,857 लोगों की मौत हो चुकी है। तो 24 घंटे में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में भी। दिल्ली में तो हालात बेकाबू हैं ही, लेकिन महाराष्ट्र भी और खास करके मुंबई शहर इससे अछूता नहीं है। अब तक मुंबई में कोरोना से 1,857 लोगों की जान जा चुकी है। 24 घंटे की बात करें तो 3,254 कोरोना के अब नए केस भी सामने आ गए। ये नए केस का जो आंकड़ा है ना वो 24 घंटे के अंदर लगातार अब बढ़ता जा रहा है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 94,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। मुंबई में मरीजों का जो आंकड़ा है वो 52,667 तक पहुंच गया और अब तक 1,857 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो जैसा बाकी राज्यों में ये रियायत दी गई थी लॉकडाउन के दरमियान, मुंबई में भी हालांकि थोड़ा स्ट्रिक्टली लेकिन रियायत जरूर दी थी, लेकिन बावजूद इसके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वहां पर नहीं हो रहा और शायद यही कारण है कि 24 घंटे के अंदर ये जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो ज्यादा जानकारी देंगे, विनोद जुड़ चुके हैं। विनोद, 24 घंटे में ये आंकड़े अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन में रियायत दी गई है, बाकी राज्य से कंपेयर किया जाए तो मुंबई में उतनी ज्यादा रियायत नहीं मिली है, लेकिन बावजूद इसके केसेस कम नहीं हो रहे हैं। विनोद, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए विनोद से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें मुंबई में हालात ठीक नहीं है। मुंबई में मरीजों का जो आंकड़ा है वो 52,667 तक पहुंच गया और लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं।